हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान का इससे पहले कुल 9 ठो वीडियो अपलोड हो चुके हैं और यह हमारा 10वां वीडियो लेक्चर है। 9 तक के वीडियो लेक्चर में हम भाग 4 का तक का वीडियो देख चुके हैं, जिसमें हम अनुच्छेद कवर कर चुके हैं। अनुच्छेद 51 का तक का जो हमारा अनुच्छेद है वह पूरा कवर हो चुका है। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भीम सर, इस यूट्यूब चैनल में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं 1 से लेकर 9 तक के। और आज हम 10वां वीडियो चालू कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भाग 5 कवर करेंगे। जिसके अंतर्गत भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक के अनुच्छेद हैं, जो मुख्य रूप से संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार से संबंधित पूरा विषय है। और भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग हम बोल सकते हैं, जिसमें लगभग 100 अनुच्छेद कवर होंगे इसमें, जिसमें हम देखेंगे केंद्र सरकार के अंतर्गत जितने भी अधिकारी कर्मचारी होंगे ये उनके हम पूरी चर्चा इसके अंतर्गत करेंगे केंद्र सरकार के संबंध में। तो केंद्र सरकार के संबंध में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम भाग 5 के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के संबंध में जो अनुच्छेद हमें देखने मिलता है वह अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक के अनुच्छेद हम कवर करेंगे राष्ट्रपति टॉपिक के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक के जो अनुच्छेद हैं वह राष्ट्रपति के संबंध में है और क्या क्या उनके बारे में इसमें बताया गया है उसको हम देखते हैं। तो इसके लिए कुछ जीके ट्रिक्स है जो राष्ट्रपति से रिलेटेड अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक के जो अनुच्छेद हैं इसमें कवर हो जाएंगे। जिसका ट्रिक है आपका पकानी कोका द्वयोदशम। ठीक है, कैसे याद करेंगे बता दो। पकानी कोका द्वयोदशम करके इस राष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक को हम ध्यान देंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें, प से आएगा हमारा राष्ट्रपति का पद, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 52 में हम देखेंगे। का से आएगा कार्यपालिका प्रधान, जिसका उल्लेख देखेंगे अनुच्छेद 53 में। नी से आएगा आपका निर्वाचन, जो आपका उल्लेख है अनुच्छेद 54 में। का से आएगा कोटा या रीति, जो अनुच्छेद 55 में है। फिर का से आएगा आपका कार्यकाल, जो अनुच्छेद 56 में है। दू से आएगा दोबारा नियुक्ति, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 57 में है। यो से आएगा योग्यता, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 58 में है। द से आएगा दशाएं या शर्तें, जो अनुच्छेद 59 में है। श से आएगा शपथ, जिसका उल्लेख 60 में है। और म से आएगा महाभियोग, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। तो राष्ट्रपति संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन कौन से हैं, तो 52 से लेकर 61 तक, जो हर एक विषय का अलग अलग हम टॉपिक देखेंगे कि कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति के संबंध में क्या क्या बताया गया है, इसकी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन सा अनुच्छेद कवर करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अनुच्छेद 52 के बारे में, अनुच्छेद 53 क्या है, अनुच्छेद 54 से संबंधित और अनुच्छेद 55, यहाँ तक का वीडियो हम आज कवर करेंगे अनुच्छेद 55 तक का। ठीक है, बाकी के अन्य जो आगे के अनुच्छेद होंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम इस वीडियो में कहाँ से कहाँ तक कवर करने वाले हैं, तो अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 55 तक के अनुच्छेद आपको यहाँ देखने मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनुच्छेद 52। ठीक है, चलो अनुच्छेद 52 का बात करें तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 52 में बताया गया है राष्ट्रपति के पद के बारे में कि राष्ट्रपति का जो पद है यह मुख्य रूप से किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह लिया गया है आपका मुख्य रूप से ब्रिटेन के संविधान से। किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ब्रिटेन का जो संविधान है यहाँ से राष्ट्रपति के पद को लिया गया है। और राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्राध्यक्ष होता है, ऐसा अनुच्छेद 52 में लिखा है। और राष्ट्रपति जो होते हैं वो देश का औपचारिक प्रमुख होते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले हम बात करें अनुच्छेद 52 में
राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है। और राष्ट्रपति का जो पद है वह ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे हम बात करें, भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह एक प्रकार का भारत का राष्ट्राध्यक्ष होते हैं मुख्य रूप से। और राष्ट्रपति जो है वो देश का औपचारिक प्रमुख होते हैं। देश का क्या होता है बता दो, औपचारिक प्रमुख। तो इतना चीजें आपको याद रखना है अनुच्छेद 52 के अंतर्गत, ठीक है। तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है अनुच्छेद 52 में क्या उल्लेखित है, तो राष्ट्रपति का पद के संबंध में अनुच्छेद 52 में बताया गया, ठीक है। चलो आगे हम बढ़ते हैं अनुच्छेद 53 की ओर। अनुच्छेद 53 के अंतर्गत हमें क्या क्या जानने मिलेगा, तो इसमें अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र प्रधान होते हैं। तो अनुच्छेद 53 में क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो होते हैं, जो कार्यपालिका है, जो देश के अंतर्गत विभिन्न कार्य करते हैं कार्यपालिकाओं के माध्यम से, जिसका प्रमुख तो हम बात करें वास्तविक प्रमुख तो प्रधानमंत्री होता है, देख सकते हैं, लेकिन नाम मात्र प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है। किस अनुच्छेद में ऐसा बताया गया, अनुच्छेद 53 में लिखा है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र प्रधान होते हैं, ठीक है। परंतु अगर क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है, तो आपको बताना है प्रधानमंत्री, ठीक है। नाम मात्र प्रमुख के अंतर्गत हम बात करें, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही कोई अधिनियम या कानून बनाए जा सकते हैं। आपको याद रखना है, जैसे कि संसद के द्वारा यदि कुछ विधेयक पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति का जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वह कानून नहीं बन सकता है। ये भी इस बात की इसमें चर्चा की गई है। साथ ही साथ हम बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेंगे। इस बात की भी चर्चा इस अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। तो आप ध्यान देख देंगे तो अनुच्छेद 53 क्या है, अगर क्वेश्चन आता है तो आप बताना है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक या नाम मात्र प्रमुख होते हैं और इनके हस्ताक्षर से ही कोई विधेयक कानून बन पाते हैं। साथ ही साथ संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है बोलेंगे, तो राष्ट्रपति में निहित है और इसका प्रयोग वो स्वयं भी कर सकते हैं या अपने अधीनस्थ जो भी अधिकारी हैं उनके माध्यम से भी कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 53 में इन बातों की चर्चा की गई है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अनुच्छेद 53 के बाद हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 54 की ओर। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 54 क्या बता दीजिए, तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है उनकी चर्चा इसमें देखने मिलता है। तो निर्वाचक मंडल का मतलब ये होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी भाग लेंगे वह राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल में कौन आएंगे, तो ऐसे अधिकारी, ऐसे हमारे सांसद, विधायक के जो भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं वह उनके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं, ठीक है। चलो तो हम बात करें, यही इस बात की यहाँ चर्चा की गई। इसके अंतर्गत वे सभी शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करते हैं। उदाहरण के लिए हम बात करें कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करते हैं, तो हम देखते हैं। तो लोकसभा के अंतर्गत 543 सदस्य, राज्यसभा के अंतर्गत हम बात करें 233 सदस्य। तो लोकसभा और राज्यसभा के ऐसे सदस्य जो निर्वाचित होकर आए हैं, जो कहीं ना कहीं से चुनाव जीत कर आए हैं, वही सदस्य बस राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान दे सकते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जब भी निर्वाचन होगा तो कौन व्यक्ति मतदान दे सकते हैं, तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य। लेकिन किस प्रकार के सदस्य, तो केवल निर्वाचित सदस्य। अब यहाँ जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, उनको मतदान देने का अधिकार यहाँ नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के मतदान में कौन भाग लेंगे, यानी उनके निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। साथ ही साथ
देश के अंतर्गत, भारत देश के अंतर्गत जितने भी राज्य हैं हमारे, उन राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य होते हैं, जिसे हम मुख्य रूप से एमएलए जो बोलते हैं, ये सभी भाग ले सकते हैं, जिनकी संख्या बताया गया देश के अंतर्गत 4033। ठीक है, तो लोकसभा से कितने लोग भाग लेंगे? 543 लोग, राज्यसभा से 233 और विधानसभाओं से 4033 लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो कुल मिला के हम बात करें तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो 4809 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्यों को शामिल किया गया है कुल मिला के? तो 4809 सदस्य इसमें होते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो कुछ विशेष संशोधन के माध्यम से कुछ क्षेत्रों को जोड़ा गया था निर्वाचक मंडल में। जैसे नवीनतम व्यवस्था के अनुसार दिल्ली और पांडिचेरी, देख सकते हैं आपका दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होंगे, ऐसा प्रावधान बाद में जोड़ा गया। और इसे कब जोड़ा गया? तो 70वां नंबर का संशोधन किया गया सन 1992 में। तो 70वां संशोधन 1992 में करके दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा होंगे वहां के सदस्य लोग भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ नोट पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के समस्त सदस्य, मतलब देखो कौन कौन यहाँ पर बात करेंगे तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। परंतु हम देखें राज्य विधान परिषद के समस्त सदस्य शामिल नहीं होते हैं, इस बात की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो कौन भाग लेते हैं? तो संसद और विधानसभा के मनोनीत सदस्य। कौन भाग नहीं लेते हैं? तो विधान परिषद जो होता है हमारे राज्यों में, वो वहां के सदस्य लोग इसमें भाग नहीं लेते हैं, ये इस बात की आपको याद रखना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 54 के बारे में। तो अनुच्छेद 54 का संबंध था राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। आप सभी को समझ में आ चुका होगा कौन भाग लेते हैं निर्वाचक मंडल में? तो लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लोग भाग लेते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 55। ठीक है, अनुच्छेद 55 में बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है इसका निर्वाचन का पद्धति क्या होगा, इस बात की इसमें चर्चा की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रपति चुनाव में हम बात करते हैं मुख्य रूप से कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कौन सी पद्धति से होता है, इस बात की चर्चा इसमें किया गया है। तो राष्ट्रपति चुनाव का जो निर्वाचन पद्धति है उसको हम किस अनुच्छेद में समझेंगे? तो अनुच्छेद 55 में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बताया गया कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा किया जाता है। और इस पद्धति में देखते हैं होता क्या है। तो इस चुनाव पद्धति में प्रत्येक मतदाता वरीयता क्रम के आधार पर सभी उम्मीदवारों को अपना मत देते हैं, इस बात को याद रखना है। ठीक है, सभी उम्मीदवारों को अपना क्या देते हैं? मत देते हैं वरीयता क्रम के आधार पर। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ बैलेट पेपर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसमें जैसे मान लो कि यहाँ पास मान लो 3 कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी और कैंडिडेट सी। अगर मैं इस बैलेट पेपर में ये मैं कोई एक मतदाता हूँ और मेरे को तीनों कैंडिडेट में से किसको चॉइस करना है, तो उसके लिए हम प्रेफरेंस दे सकते हैं। जैसे कि हमको बी वाला कैंडिडेट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बी वाला जो कैंडिडेट है इसमें हम बात करें तो बी कैंडिडेट में देख ले सकते हैं पर प्रेफरेंस 1 दिए हैं। तो इस प्रकार से हम अन्य चीज़ों को यहाँ देख सकते हैं। चलो तो अनुच्छेद 55 सबको क्लियर हो गया होगा कि यह जो चुनाव होता है राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति जो हम देखते हैं
एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें वरीयता क्रम के आधार पर मत देना होता है। जितने भी कैंडिडेट इस चुनाव में लड़ रहे होते हैं सभी को हम मत देंगे। जैसे कि पहले वाले को हम सेकंड प्रेफरेंस दिए, सेकंड वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस दे दिए, थर्ड वाले को थर्ड प्रेफरेंस दे दिए, तो अब तीनों को मत दे के आते हैं। तो इसको हम बोलते हैं वरीयता क्रम पर मतदान करना। तो अनुच्छेद 55 के तहत इस पद्धति को बताया गया है। ठीक है, चलो इसी अनुच्छेद 55 में लिखा है आपका कि जो उम्मीदवार न्यूनतम कोटा पार कर जाता है वह इस चुनाव को जीत लेता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 55 के अनुसार हम बात करें तो इसमें न्यूनतम कोटा की भी चर्चा की गई है। ये क्या होता है थोड़ा समझते हैं कि न्यूनतम कोटा जो जीत प्राप्त कर लेता है कि तो वह इस चुनाव को जीत लेता है। तो न्यूनतम कोटा के संबंध में देखते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें न्यूनतम कोटा होता क्या है, तो इसमें लिखा है कि कुल वैध मतों की संख्या को हम 2 से भाग देंगे और उसमें +1 करते हैं, तो उसमें जो वैल्यू निकल के आता है उसे हम न्यूनतम कोटा कहते हैं। तो इसके हिसाब से हम बता सकते हैं कि 50% + 1, अगर किसी राष्ट्रपति को चुनाव जीतना है तो हम उसमें क्या देखने मिलता है, तो 50% + 1 जो मत है उनको मिलना चाहिए सूत्र के हिसाब से। तो इसे ही हम क्या नाम से जानते हैं, न्यूनतम कोटा सूत्र। तो न्यूनतम कोटा का सूत्र क्या है जल्दी बता दीजिए। तो यह है आपका कुल वैध मतों का संख्या बट्टे 2 + 1 करने से यह मिलता है। तो इस न्यूनतम कोटा के हिसाब से हम देखते हैं मुख्य रूप से तो ये जीतने के लिए होता है। लेकिन राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है उसमें मतों की गणना से ज्यादा महत्व है मत मूल्यों की गणना। वो क्या होता है उसको समझते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मत मूल्य जो होता है वो होता है 11 लाख। कितना होता है बता दो, 11 लाख। अब ये क्या होता है, जैसे हम अभी देखिए जितने भी हमारे लोकसभा के सदस्य हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं या विधानसभा के सदस्य हैं, हर राज्यों के लोकसभा का सदस्य, हर राज्यों के राज्यसभा सदस्य और हर राज्यों के जो विधानसभा सदस्यों में जनसंख्या के आधार पर उनके मत मूल्य की गणना होती है। किसकी मत मूल्य का वैल्यू निकलता है। जिस राज्य में जितना ज्यादा जनसंख्या होगा उस राज्य के लोकसभा के सदस्यों का मत मूल्य, राज्यसभा के सदस्यों का मत मूल्य या विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये मत मूल्य कुल कितने होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो 11 लाख मत मूल्य होते हैं। इस बात को याद रखना है। जिसमें से देश के अंतर्गत जितने भी विधायक होते हैं उनके मत मूल्य को हम जोड़ेंगे तो आता है 5.5 लाख मत मूल्य, और देश के अंतर्गत जो भी सांसद होते हैं उनके मत मूल्य को हम जोड़ते हैं तो वो होता है 5.5 लाख। तो इसमें हमें ये जानकारी मिलता है तो टोटल विधायकों का मत मूल्य और टोटल सांसदों का मत मूल्य दोनों ही क्या होता है बता दीजिए, बराबर होता है। ठीक है, कितने कितने तो बता दीजिए। तो विधायकों का जो कुल मत मूल्य होता है वह होता है आपका मुख्य रूप से 5.5 लाख, और देश के अंदर जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा के उनके कुल मत मूल्य भी कितने होते हैं 5.5 लाख, और दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 11 लाख। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में कुल मत मूल्य कितने होते हैं, तो 11 लाख मत मूल्य होते हैं। इसको आपको याद रखना है। जैसे हम बात करें किसी एक विधायक का, मान लो किसी भी एक विधायक का हमें मत मूल्य निकालना है, किसी भी एक विधायक का मत मूल्य निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो जिस राज्य का विधायक है उस राज्य की कुल जनसंख्या को देखेंगे, लेकिन यह जनसंख्या 1971 की जनगणना पर आधारित होना चाहिए। उनकी संख्या को ऊपर रखेंगे और हम उसे कुल विधायक उस राज्य में जितने भी विधायक होंगे उससे भाग देंगे और उसका 1000 से गुणा कराते हैं, तो इससे निकलता है एक विधायक का मत मूल्य। ठीक है, तो किसी भी एक विधायक का मत मूल्य हमें निकालना है तो इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से हम बात करें हम जो है छत्तीसगढ़ स्टेट के हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य में किसी एक विधायक या किसी एक एमएलए का जो मत मूल्य होता है 129। वैसे हर राज्यों के लिए अलग अलग होगा। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे और जितना हमारा वैल्यू निकल के आएगा वही हमारा मत मूल्य होगा। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में हम बात करें मुख्य रूप से कुल 90 विधायक हैं और 90 विधायकों का हम कुल मत मूल्य निकालेंगे तो 11,610 हमारा निकल के आता है। ठीक है,
तो छत्तीसगढ़ में एक एमएलए का, एक विधायक का 129 आता है और टोटल छत्तीसगढ़ से हम 11,610 मत मूल्य राष्ट्रपति के चुनाव में प्रयोग करते हैं। वैसे पूरे भारत देश में हम बात करें विधायकों को लेके, तो पूरे भारत देश के अंतर्गत जितने विधायक होंगे उनके कुल कितने लाख मत मूल्य होंगे, तो 5.5 लाख। ये आपको ध्यान में रखना है। उसी प्रकार से हम बात करें सांसदों को, यदि हमें किसी एक सांसद का अगर हमें मत मूल्य निकालना है, तो किसी भी एक सांसद का मत मूल्य यदि निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे तो कुल विधायकों का मत मूल्य। अभी अपन देखें कुल विधायक, जैसे कि हम देश के अंदर जितने भी विधायक हैं उनके मत मूल्य को ऊपर रखेंगे और उनको हम भाग देंगे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग देते हैं, तो हमें एक सांसद का मत मूल्य निकलता है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि सांसदों का मत मूल्य कैसे निकाला जाएगा, तो कुल विधायकों का मत मूल्य बट्टे संसद के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से कुल भाग दिया जाएगा। तो ये हम देख चुके हैं न्यूनतम कोटा सूत्र क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, आ रहा बात समझ में। तो यहाँ इससे पहले हम देखे थे कि कितने लोग चुनाव में मत डालने जाएंगे, लेकिन वो पूरे सदस्य लोग यदि मत डालते हैं तो इस कुछ अंकों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि मत मूल्य क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलो तो इसके हिसाब से हम कुछ पॉइंट्स देखते हैं। जैसे कि यहाँ बताया गया है कि इस चुनाव प्रणाली में मतों की नहीं बल्कि मत मूल्यों की गणना होती है। किसकी गणना होती है, कितने सदस्य लोग मत दिए हैं उससे ज्यादा महत्व हम क्या चीज को समझेंगे कि मत मूल्य किसको कितना मिला है। ये हम मुख्य रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में देखते हैं कि इस चुनाव में मतों की नहीं बल्कि मत मूल्यों की गणना की जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति चुनाव में सफलता के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम चुनाव कोटा आवश्यक रूप से लाना होता है, जो आपका 50% + 1 ये हमारा होता है न्यूनतम कोटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतगणना के समय पहली बार प्रथम वरीयता क्रम की मतों की गणना की गिनती होती है, और यदि कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह विजय घोषित कर लेता है। इसका मतलब देखते हैं क्या होता है ध्यान से। जैसे कि आप समझना यहाँ कि जैसे अपन बैलेट पेपर भी फिल किए और बैलेट पेपर में हम मान लेते 3 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए, बी और सी। कैंडिडेट ए, बी और सी में देखते हैं जैसे बी वाले को हम पहला प्रेफरेंस दिए थे, ए वाले को सेकंड प्रेफरेंस और सी वाले को थर्ड प्रेफरेंस। तो पहले बार में हम कौन से बैलेट पेपर को अलग करेंगे, तो जिसमें फर्स्ट नंबर होगा, जिसमें पहले पोजीशन होंगे उसको हम अलग अलग कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास ए, बी और सी कैंडिडेट है, हम मान के चलते जितने भी विधायक सांसद थे वो ए वाले को मान लेते हैं 100 मतलब 50 लोग पहला प्रेफरेंस इसको दिए, 30 लोग इसको दिए पहले प्रेफरेंस, और बाकी जो बचे हमारे 20 लोग इसको दे दिए। तो इसके हिसाब से हम देखेंगे पहले बार में क्या करेंगे, जिसमें पहले प्रेफरेंस है उसके हिसाब से गणना कर लेंगे, और इसके बाद यदि ये न्यूनतम कोटा आपको दिख रहा होगा, इसको यदि कोई क्रॉस कर लेता है तो उसको हम जीत घोषित कर देंगे, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, आ रहा बात समझ में। चलो, लेकिन बात करें यदि हम कि यदि किसी उम्मीदवार को न्यूनतम चुनाव कोटा प्राप्त नहीं होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस को हम गिने, पहला जिसको दिए हैं उसको हम गिनती किए, लेकिन हमें पता चला कि न्यूनतम कोटा अभी भी नहीं आ पाया किसी का, तो अब क्या करेंगे मुख्य रूप से अब इसमें देखो क्या किया जाएगा। जैसे अभी अपन देखे थे कैंडिडेट ए, बी और सी। ठीक है, कैंडिडेट ए, बी और सी में अपन देखे थे ध्यान से कि अगर ए को मान लो 50 मिल गया है, बी को 30 वरीयता क्रम में मिला है और सी को 20 मिला होगा। अगर 100 लोगों को हम गणना ऐसी करते हैं अपनी जानकारी के लिए, तो अभी भी देखो 50% + 1 किसी को नहीं मिला है। तो अब क्या होगा ध्यान देंगे, तो ये जो सी नंबर का जो व्यक्ति होगा, सी नंबर का जो कैंडिडेट है, इसके बैलेट पेपर का कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, क्योंकि ये हार चुके हैं पूर्ण रूप से, सबसे कम लाया है। तो इसके बैलेट पेपर को हम खोलेंगे और इसके बाद गिनती करेंगे। जैसे कि हम मान लेते हैं
कि इसके पूरे 20 के 20 बैलेट पेपर को खोलेंगे और 20 के 20 बैलेट पेपर को खोलने के बाद सेकंड नंबर में मान लेते हैं कि इस 20 में से सेकंड नंबर में ए को 8 लोग दिए होंगे और इसी के बैलेट पेपर में बी को आपके 12 लोग दिए होंगे। तो ये इनमें विभाजित कर देंगे, 8 मत ए में चले जाएगा और 12 मत बी में चले जाएगा, क्योंकि इसके पास टोटल 20 पत्र है। लेकिन 20 पत्र में पहला प्रेफरेंस पे तो सी है, तो सी का वैल्यू खत्म हो गया क्योंकि वो हारने वाला हार चुका है। तो यही सी के जो बैलेट पेपर में सेकंड पोजीशन में ए को कौन कौन चॉइस किए है और बी को कौन कौन चॉइस किए हैं उसको हम गिनती करेंगे। तो और जितने गिनती के बाद हम पाया जाएगा कि ए वाले को 8 लोग दिए हैं और बी वाले को 12 लोग चॉइस किए हैं, तो इसके में 8 प्लस हो जाएगा और इसके में 12 प्लस हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे तो ये 58 आ गया और ये आपका 42 आ गया। तो हम 58 वाले में हम देखें ध्यान से, तो ये हमारा न्यूनतम कोटा का पार कर चुका है, 50% से ज़्यादा मत ला चुका है। तो हम ए की घोषणा जीत विजय घोषित कर देंगे। तो इस प्रकार से हम गणना करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। जो हारने वाला व्यक्ति होता है उसका सेकंड वरीयता क्रम में जिनको जिनको मिला होता है उनको हम वितरित कर देते हैं, ताकि हम न्यूनतम कोटा को कुछ न कुछ तरीके से हम प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि वह उम्मीदवार न्यूनतम कोटा को प्राप्त न कर ले, तब तक यह प्रोसेस चलता रहता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आ रहा बात समझ में आया ना? चलो, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र व राज्यों के बराबर हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने के लिए समस्त राज्यों के विधानसभा के समस्त सदस्यों के मत मूल्य और सभी सांसदों के मत मूल्य को बराबर किया गया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सभी विधायकों का मत मूल्य कितना होता है, तो 5.5 लाख, और सभी सांसदों का मत मूल्य भी कितना होता है, 5.5 लाख। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, जो हम पहले भी देख चुके हैं। ये क्यों किया गया है? ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बराबर हिस्सेदारी हो देश के सबसे बड़े चुनाव में। ठीक है, तो देश का सबसे बड़ा चुनाव है राष्ट्रपति का चुनाव भारत के अंतर्गत। तो उनमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बराबर हिस्सेदारी को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है कि विधायकों का मत मूल्य और सांसदों का मत मूल्य क्या होगा, बता दो, बराबर। क्लियर है सभी का? चलो आगे बढ़े। अब जो व्यक्ति कैंडिडेट है राष्ट्रपति किसी चुनाव के लिए, वो उसको चुनाव से पहले कुछ जमानत राशि पे करना होता है, और उस जमानत राशि होता है आपका 15,000 रुपये। ठीक है, तो जमानत राशि कितना होता है बता दो, 15,000 रुपये। और जमानत राशि वह होती है जो चुनाव के पहले जमा कराया जाता है। ठीक है, तो चुनाव के पहले जो जमानत राशि कितना जमा कराते हैं बता दो, तो 15,000 रुपये। आगे हम बढ़ते हैं। अगर कोई उम्मीदवार इस चुनाव में है और उसे 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है, कुल वैध मतों का 1/6 मत प्राप्त नहीं होता है, तो उसकी जो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। देखो, भले ही जमानत राशि 15,000 रुपये है, लेकिन ये एक प्रकार का उनके इज्जत का सवाल होता है कि जमानत राशि जब्त होना उनके एक प्रकार का इज्जत जो है वहाँ उसको गहरा ठोस पहुँचता है। तो सबसे मुख्य रूप से किसी भी कैंडिडेट को जमानत राशि बचाना होता है। जमानत राशि जब्त ना हो, इस चीज का सभी को चिंता होता है, उसके हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है। ठीक है, तो जमानत राशि बहुत ही छोटी राशि है, लेकिन वो जब्त हो जाना ये बहुत बड़ी बात होता है उनके लिए। तो जमानत राशि जब्त ना हो, इस चीज को उन लोग बहुत ही गहरे से ध्यान में रखते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। जमानत राशि जब्त होना एक प्रकार का अपमान माना जाता है। यहाँ राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार को कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक उनके पास होने भी चाहिए। इस बात की भी ध्यान रखना है। जैसे मान लो कि कोई कैंडिडेट है, वो राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े होना चाहता है, लड़ना चाहता है, तो उसको सबसे पहले जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल आपको समझ में आ चुका होगा कि जो हमारे एमएलए हैं या जो सांसद हैं वो उनके निर्वाचक मंडल में आते हैं। तो देश में जितने भी एमएलए सांसद हैं उनमें से 50 लोगों को पहले प्रस्तावक बनाएंगे कि हम इस कैंडिडेट को खड़े कराना चाहते हैं। तो प्रस्तावक के रूप में उनको साइन करना पड़ेगा, और 50 प्रस्तावक का साइन होने के बाद उनको 50 लोग को अनुमोदित भी करना है।
50 क्या करना है, अनुमोदित भी करना है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि, और ये दोनों अलग अलग होंगे। जैसे कि मान लो कि ये कोई कैंडिडेट है, तो ये जाएगा भाई 50 लोगों के पास, 50 सांसदों के पास कि मैं चुनाव में खड़ा होना चाहता हूँ, आप साइन करके दे दीजिए। तो 50 लोग साइन करेंगे और साइन होने के बाद उससे फिर हम राष्ट्रपति के मुख्य रूप से जो निर्वाचन प्रणाली है उसके समक्ष रखेंगे, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के समक्ष। और केंद्रीय निर्वाचन आयोग जो होगा इसमें से 50 लोगों का अनुमोदक भी हमें साइन करवाना पड़ेगा, तभी उसको एक्सेप्ट करेगा वो। ठीक है, तो कैंडिडेट को खड़े होने के लिए चुनाव में 50 लोग पहले प्रस्तावित होने चाहिए, फिर 50 लोग उनके अनुमोदक होने चाहिए, तभी कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो कुल मिला के हम ये देख सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति कोई 100 सांसद या एमएलए को जानते होंगे तो ही वो मुख्य रूप से राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हो सकते हैं, वरना नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कैंडिडेट के लिए कि 100 लोगों से साइन लेना, 50 प्रस्तावक के रूप में और 50 अनुमोदक के रूप में, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो आगे हम इसी की चर्चा करते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक प्रस्तावक और अनुमोदक किसी अन्य उम्मीदवार को अपना कोई अनुमोदक और प्रस्तावक नहीं दे सकता। यदि मान लो कोई एक व्यक्ति है, चाहे वो प्रस्तावक है, तो देखो अगर कोई प्रस्तावक बना है तो ना तो वो अनुमोदन कर सकता है और ना ही वो किसी अन्य उम्मीदवार का अनुमोदक प्रस्तावक बन सकता है। जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, ये मान लो कोई एक कैंडिडेट है, ये इसका मान लो प्रस्तावक बन गया, तो अभी क्या नहीं बन सकता, तो इसी कैंडिडेट का वो अनुमोदक नहीं बन सकता। और मान लो कि कोई दूसरा कैंडिडेट है, इसका ना तो भी प्रस्तावक बन सकता है ना तो अनुमोदक बन सकता है, ये दोनों नहीं बन सकता दूसरे कैंडिडेट के लिए। समझ आ पा रहे हैं? तो वही बात यहाँ समझाया गया है। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं कि यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक प्रस्तावक और अनुमोदक अन्य किसी उम्मीदवार को अपना कोई अनुमोदक प्रस्तावक नहीं दे सकता। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का उम्मीदवार भी वोट दे सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना कि यदि कोई राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा है तो वो भी वोट देने के लिए बाध्य होता है, बाध्य नहीं मतलब वो वोट दे सकता है। इसके लिए ही उसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा राज्यसभा का सदन का सदस्य नहीं है और राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा हुआ है तो भी वो मुख्य रूप से मतदान कर सकता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आ रहा बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा अध्यक्ष अपना इसमें निर्णायक मत भी दे सकते हैं। मान लो कि यहाँ पास 2 कैंडिडेट मान लो खड़े हुए हैं और दोनों को बराबर मत मिल गया, तो उस अवस्था में क्या होगा, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत का मतलब क्या होगा, तो निर्णायक मत मतलब ये होता है जिसके मत पर निर्णय टिका होता है उसे हम निर्णायक मत कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में निर्णायक मत देने का अधिकार किसके हाथ में होता है, तो होता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, आ रहा बात समझ में? चलो आगे हम बात करते हैं। तो 11वीं संविधान संशोधन 1961 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हो या राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य निलंबित हो गए हो, फिर भी यह चुनाव किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा, ये चुनाव को नहीं टाला जाएगा, कभी ये चुनाव नहीं रुकेगा। तो राष्ट्रपति का चुनाव कभी नहीं रुकेगा, इस बात को आपको याद में रखना है। जैसे कहीं भी या राष्ट्रपति शासन लगा हो किसी भी स्टेट में, लोकसभा निलंबित हो गया हो या राज्यसभा तो स्थायी सदन है तो निलंबित हो नहीं सकता वो। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखना है। ये नियम निकाला गया 1961 में 11वीं संविधान संशोधन के तहत कि किसी भी परिस्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। ये आपको ध्यान में रखना है, चाहे देश में कुछ भी हो जाए, राष्ट्रपति का चुनाव होके ही रहेगा। इस बात को 1961 के 11वीं संविधान संशोधन में बताया गया है, आपको ध्यान में रखना है। और अभी तक हम देखते हैं कि प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति का जो चुनाव 18 जुलाई को संपन्न होता है। ये संविधान में लिखा नहीं है, ये एक महज आपका रूल बन गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को कराएंगे, मतगणना 21 जुलाई को होगा और शपथ लिया जाता है 25 जुलाई को। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है
कि राष्ट्रपति शपथ कब लेता है, तो 25 जुलाई को शपथ लेता है। तो एकदम सिस्टम बना हुआ है। 18 जुलाई को चुनाव करवाएंगे, 21 जुलाई को मतगणना कर देंगे और 25 जुलाई को शपथ दिला देंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से सिस्टम बना हुआ है। तो हम अभी तक समझ चुके हैं मुख्य रूप से अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद आपका मुख्य रूप से 55 तक जो भी प्रावधान थे राष्ट्रपति से रिलेटेड वो हो चुका है हमारा। कल हम अनुच्छेद 56 से आगे पढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहूं हर एक विषय के संबंध में, ताकि आपको भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आसानी से कर सके और जल्द से जल्द सिलेक्शन ले सके मेरे इस नोट्स के माध्यम से पढ़ाई करके। ठीक है। यदि आज हम वीडियो में जितना भी चीज़ देखें, यदि आपको इसका PDF नोट्स चाहिए या टेस्ट का लिंक चाहिए तो हमारी संस्था कैरियर एकेडमी से आपको जुड़ना होगा। और जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना होता है, जिसमें आप रेलवे, बैंक, SSC, PSC, व्यापम इन सभी एग्जामों की तैयारी कर सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के बाद आपको जो सुविधाएं दी जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि सभी विषयों का आपको PDF दिया जाएगा, प्रतिदिन चैप्टर वाइज टेस्ट लिया जाएगा और सभी चैप्टर के वीडियो लिंक दिए जाएंगे। यदि आप हमारे इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं तो आपको देखो, अभी तो आप वीडियो ही देख रहे हैं केवल, लेकिन जब तक आपके पास PDF नहीं है, इसका नोट्स नहीं है, इस विषय संबंधित टेस्ट आप दिला पाएंगे, वीडियो लिंक प्रॉपर आपके मोबाइल में रोज पहुंचते जाएंगे, तो इसके लिए कुछ नहीं है। इस चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें, तो घर बैठे आसानी से आप तैयारी कर सकते हैं एग्जामों का। लगातार हम डेली एक वीडियो डालते जाते हैं और उसका आपको लास्ट में टेस्ट दिलाना है, नोट्स बनाना है घर बैठ के। यदि आपको इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना है तो आपको दिए गए इस नंबर पर हमें कॉल या मैसेज करें। टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने का एक न्यूनतम शुल्क है। जब तक हमारा संपूर्ण विषय खत्म नहीं हो जाएगा तब तक आप प्रति माह 400 रुपये फीस पे करके इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर सकते हैं। इसका देखो बहुत ही कम शुल्क में इतनी अच्छी सुविधा कहीं और नहीं मिलेगा आपको, जिसमें सभी टॉपिक का नोट्स आपको मिल रहा है, टेस्ट लिंक मिल रहा है, वीडियो समझने मिल रहा है, और भी महीने में 30 दिन में महीने में आपको मात्र 400 रुपये पे करना है और इसका लाभ लेना है। ठीक है, चलो धन्यवाद।